गुल्लर का जंगल और टोपी वाले बंदर। वे गर्मियों की छुट्टियों के दिन थे। अली, कली और अमित की परीक्षा समाप्त होते ही मौसी ने उन्हें नानी के पास भेज दिया था। हम सब भी नानी के घर पहुंच गए थे। नानी का घर आंगन हम बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा था। नाना बहुत खुश थे। वे बच्चों से बेहद प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि मम्मी, पापा और कमल मामा सिनेमा देखने चले गई। नानी शहर में अपनी बहन से मिलने चली गई थी। मैं, सीलू, अली, कली और अमित, हम पांचों बच्चे नाना जी के साथ घर पर रहे। बच्चों को सिनेमा दिखाने वाली बात नाना जी को पसंद नहीं थी और हम लोगों को नाना जी की छोटी छोटी कहानियाँ और कविताएं बेहद पसंद थीं। ऐसे में उस आनंद को छोड़कर सिनेमा देखने की बात कोई नहीं सोच सकता था। अतः हम बच्चों ने नाना जी के साथ घर पर रहना और कहानियां सुनना ज्यादा पसंद किया। शाम हो चली थी। हम सबने मिलकर छत पर पानी का छिड़काव किया। गर्म भाप के साथ मिट्टी की गंध उभरी। छत के ठंडी होने और पानी सूखने तक हम लोग खाना खाने के लिए नीचे चले आए। खाना खाने के बाद सबने मिलकर बिछौना किया और नाना जी को घेर कर बैठ गए। आज हम लोग खूब लंबी कहानी सुनेंगे नाना, सबने एक आवाज में कहा। इतनी लंबी कि हम लोगों को नींद आ जाए मगर कहानी पूरी न हो, अली ने कहा। और कल सुबह उठते ही कहानी फिर शुरू हो जाए, एक आवाज में सब लोग फिर बोले और हंस पड़े। नाना जी के मुंह में चूंकि पान था इसलिए वह बोल नहीं पा रहे थे, मगर हमारी बातों की हामी गर्दन हिला हिलाकर भर रहे थे। आखिर उन्होंने पान थूका और बोले, अच्छा, हमें कुछ देर सोच लेने दो। आज हम तुम्हें बहुत बढ़िया कहानी सुनाना चाहते हैं। सब बच्चे चुप बैठ गए। कुछ देर बाद नाना बोले, ये बताओ, बंदरों की कहानी सुनोगे या लोमड़ी की? इस पर हम लोगों में तकरार शुरू हो गई। कोई कहता लोमड़ी की कहानी सुनेंगे, किसी का कहना था कि बंदरों की कहानी सुनेंगे। यह देखकर नाना ने सबको चुप किया और बोले, इस बात का फैसला हम अभी किए देते हैं। लोमड़ी की कहानी कौन कौन सुनना चाहते हैं? पहले वे अपने हाथ खड़े करो, नाना जी ने कहा। जवाब में सिर्फ 2 हाथ उठे, सीलू और अमित के। बाकी लोगों ने कसकर हाथ बांध लिए। नाना ने पूछा, और तुम लोग क्या सुनोगे? मुंह फुलाकर हम लोगों ने जवाब दिया, हम लोमड़ी की कहानी नहीं सुनेंगे। सो तो हमें मालूम हो गया, मगर कौन सी कहानी सुनना चाहते हो यह भी तो बताओ, नाना बोले। बंदरों वाली कहानी, खुशी से उछलकर हमने कहा। अमित और सीलू ने इसका विरोध करना चाहा, मगर नाना ने उन्हें रोका और बोले, देखो बच्चों, जहाँ किसी बात पर वोट लिया जाता है तो उसका मतलब यह होता है कि ज्यादा लोगों की क्या राय है। जब तुम 5 बच्चों में से 3 की राय बंदर की कहानी सुनने के पक्ष में है और 2 की राय लोमड़ी की कहानी सुनने के पक्ष में, जब 3 की जो राय है उसी का सम्मान सब लोगों को करना होगा। यानी कि कहानी बंदर वाली सुनाई जाएगी। हम सब लोगों ने एक मत होकर राग अलापते हुए कहा। सीलू बोली, नाना, बंदर आकर कहानी सुन लेगा तो? मैंने कहा, और लोमड़ी आ जाएगी तो? सब लोग हंस पड़े। बहुत खूब, नाना ने कहा और अपना हुक्का सुलगाने में व्यस्त हो गई। हम लोग बड़ी बेचैनी सी कहानी सुनने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में नाना ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक छोटा सा जंगल था जिसकी खासियत थी गुल्लर के बड़े बड़े पेड़ और उन पर रहने वाले बंदरों का एक बड़ा झुंड। 2 बूढ़े बंदर और 2 बूढ़ी बंदरिया उस जंगल के सारे बालक बंदरों के रखवाले थे। ये चारों बड़े बंदर छोटे बंदरों को मजे मजे के खेल सिखाया करते थे। जंगल के पुराने दिनों की कहानियां भी बूढ़े बंदर छोटे बंदरों को सुनाया करते थे। उन्होंने बालक बंदरों को जंगल के फल खाना सिखाया था और डाल डाल, पात पात कूदने फांदने का खूब अच्छा अभ्यास भी कराया था।
सर्दी, गर्मी और बरसात के बदलते मौसमों में अपनी रक्षा करने की विधियां उन्हें बताई थी। जंगल में आए किसी अन्य पशु या मानव अतिथि का आदर सत्कार और सेवा करने की शिक्षा भी दी थी। लेकिन साथ ही बूढ़े बंदरों ने बालक बंदरों को यह भी सिखाया था, यदि कोई खूंखार जानवर या विनाशकारी मनुष्य जंगल में आ जाए और वह जंगल के नन्हे नन्हे जानवरों, परिंदों और फलदार पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाए, ऐसी परिस्थिति में सारे बंदर भाइयों को एक साथ मिलकर उस दुश्मन पर हमला कर देना चाहिए। परंतु ऐसे मौके पर एक बात का अवश्य ध्यान रखा जाए, वह यह कि बहुत जल्दबाजी न हो और दुश्मन पर ऐसा हमला न किया जाए कि जिससे उसके शरीर को घातक आघात पहुंचे। पहले ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जिससे वह दुश्मन शांतिपूर्वक जंगल से बाहर चले जाने को मजबूर हो जाए। अगर वह इस चेष्टा से न जाए तो फिर उस पर शारीरिक हमला किया जाए। यह कठिन पाठ बूढ़े बंदरों ने बालक बंदरों को बहुत ध्यान से पढ़ाया था। हम सब बच्चे ऐसा महसूस करने लगे जैसे वही पाठ नाना हमें भी पढ़ा रहे हैं। इतने में कली बोल पड़ी, हमारी टीचर हमें जैसे पढ़ाती है वैसे ही क्या नाना? हाँ बेटे, वैसे ही, नाना बोले और आगे कहा। बूढ़े बंदरों की इस शिक्षा का नतीजा यह हुआ कि जंगल के सारे बालक बंदर दूसरे पशु पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहने लगे। आपस में झगड़ते नहीं थे, खूब खेलते कूदते और मस्त रहते थे। छोटे छोटे पक्षियों, खरगोश, गिलहरी आदि जानवरों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखते थे। हमारे स्कूल में भी सफेद खरगोश है, कली फिर बोल उठी। अमित ने उसे आंख दिखाई। नाना ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक बार की बात है, जंगल में ऐसा सूखा पड़ा कि आसपास के जंगलों में पानी की सारी पोखरें सूखने लगी, पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे, छाया कम और धूप बहुत तेज पड़ने लगी, फलदार पेड़ों से फूल गिरने लगे, जिन्हें आगे चलकर मीठा स्वादिष्ट फल बनना था, वे फूल फल बनने से पहले ही मिट्टी में मिलने लगे। पानी न मिलने से बड़े बड़े जानवर भी प्यास के मारे तड़पने लगे। परंतु बंदरों के इस गुल्लर वाले जंगल में सूखे का प्रभाव इतना घातक नहीं रहा जितना दूसरे जंगलों में था, कारण कि इस जंगल की सुरक्षा उन्होंने बड़े प्यार और लगन से की थी, जैसा कि अच्छा नागरिक अपनी जन्मभूमि की सुरक्षा करता है। नतीजा उसका यह हुआ कि आसपास के जंगलों में ये खबर फैल गई कि गुल्लर वाले जंगल में पानी की 3 पोखरें आज भी भरी पड़ी है। पोखर किसे कहते हैं नाना? अमित ने पूछा और नाना ने बताया कि पानी से भरे बड़े बड़े गड्ढों को पोखर कहते हैं। फिर क्या था, आसपास के जंगल के सभी जानवरों ने, जिनमें शेर, भालू, गीदड़ और लोमड़ी जैसे चालाक और खूंखार जानवर भी शामिल थे, उन्होंने मिलकर इस स्थिति पर विचार किया और सलाह की कि गुल्लर वाले जंगल में पानी के लिए जाया जाए। दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले आसपास के जंगलों के सारे जानवर गुल्लर वाले जंगल की तरफ रवाना हुए। जंगल तक पहुंचने के पहले रास्ते में एक जगह सब जानवर रुके और सभा की, जिसमें इस बात पर विचार किया गया कि गुल्लर वाले जंगल में दाखिल कैसे हुआ जाए और दाखिल होने के बाद पानी कैसे हासिल किया जाए। अतः तय हुआ कि जंगल के करीब पहुंचकर सब रुक जाएंगे। फिर शेर और बारहसिंगा दोनों उस जंगलों के वासी बंदरों के पास जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम तुम्हारे ही भाई बंधु हैं, कई दिनों से पानी न मिलने से तड़प रहे हैं। हमने सुना है कि इस जंगल में अब भी पानी है, क्या आप लोग हमें पानी पीने की आज्ञा देंगे? अगर बंदरों ने हमारी प्रार्थना को नहीं माना तो हम बूढ़े बंदरों के पास जाकर उनसे भी यही प्रार्थना करेंगे, और अगर बूढ़े बंदरों ने भी हमारी बात को ठुकरा दिया तब हमें जबरदस्ती जंगल में घुस जाना होगा। लेकिन इस काम में कोई भी जल्दबाजी नहीं करे, बहुत धीरज से काम ले। यह बातें तय कर लेने के बाद सारे जानवर गुल्लर वाले जंगल की तरफ फिर से चल पड़े। जंगल में जाने वाली एक पगडंडी के पास पहुंचकर सब रुक गए।
इधर बूढ़े बंदरों को इस बात का पता पहले ही चल गया था कि आसपास के जंगलों के जानवर पानी की तलाश में उनके जंगल की तरफ आ रहे हैं। अतः उन्होंने जानवरों के पहुंचने से पहले ही जंगल की सुरक्षा की सारी व्यवस्था कर ली। उन्होंने छोटे बंदरों में से 5-5 बंदरों की 3 टोलियां बनाई, 3 टोलियों के मुखिया बनाए और उन्हें पानी की 3 पोखरों की सुरक्षा के लिए अपने अपने दलों के साथ जाने का आदेश दिया। तीनों टोलियां अपने अपने दल नायक के साथ पानी की पोखरों पर पहुंची और वहां घेरा डालकर बैठ गई। 5 बड़े बालक बंदरों को बूढ़े बंदरों ने अपने साथ लिया और जंगल से बाहर की तरफ चल पड़ी। बाकी सारे बंदरों को आदेश हुआ कि जब तक वे लौट न आए तब तक कोई भी बंदर जंगल से बाहर नहीं जाएगा। जैसे ही बंदरों का यह प्रमुख दल जंगल में आने वाली पगडंडी के पास पहुंचा, तभी उन्होंने सामने बढ़ते हुए अनेकानेक जंगली जानवरों का एक बड़ा झुंड अपनी तरफ आते हुए देखा। कुछ ही देर में प्यास और गर्मी में त्रस्त जानवर बंदरों के सामने आ खड़े हुए। बूढ़े बंदरों में से एक ने आगे बढ़कर जानवरों से कहा, भाइयों, हमें मालूम है कि पिछले 2 साल से हमारे जंगल में पानी नहीं बरसा है। सारे पोखर, ताल तलैया सूखे पड़े हैं। आप लोग पानी की तलाश में इधर आए हैं, यह भी हमें मालूम है। ईश्वर की दया से हमारे जंगल में 3 पोखर पानी से भरे पड़े हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने पड़ोसी भाइयों को प्यास के मारे मरता हुआ नहीं देख सकते। कितने अच्छे थे नाना वे बंदर, शीलू बोली। नाना ने हाँ कहा और कहानी जारी रखी। सारे जानवरों में संतोष की लहर दौड़ गई। बंदरों का संकेत पाते ही सभी जानवर खुशी से चहकते हुए आगे बढ़ने लगे। मगर इतने में दूसरा बंदर आगे आया और उसने सबसे कहा, रुकिए रुकिए, अभी तक आप लोगों ने हमारी पूरी बात नहीं सुनी है। पानी की पोखरों पर जाने देने से पहले हमारी एक शर्त है, जिसे आप लोग मंजूर करेंगे तभी आपको जंगल में अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। इतना कहकर वह बंदर पीछे हट गया। इस पर तीसरी बुढ़ी बंदरिया ने सामने आकर शर्त सुनाई। भाइयों, हमारी शर्त यह है कि हमारे जंगल में रहने वाले बंदरों को ही नहीं, बल्कि हर एक जानवर को जो इस जंगल में हमारे साथ रहता है, आप में से कोई भी तंग नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि पानी की पोखरें सिर्फ 3 है, मगर पानी पीने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसलिए पानी पीते वक्त आपस में किसी तरह की धक्कम पेल या लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारे जंगल की शांति भंग हो। और पानी पी लेने के बाद सब लोग शांतिपूर्वक यहाँ से बाहर निकल जाएं। बूढ़े बंदरों की शर्त सुनकर सारे जानवर खुशी से झूम उठे। हाथी ने सूंड ऊपर घुमाई और चिंगाड़ कर सारे जानवरों की तरफ से बंदरों को आश्वासन दिया कि वे लोग न तो आपस में लड़ेंगे और न ही जंगल के निवासी किसी भी जानवर पर बुरी नजर डालेंगे। कली बोल पड़ी, हमने हाथी देखा है, और फिर चुपचाप कहानी सुनने लगी। चौथी बंदरिया ने आगे बढ़कर अंदर जाने की अंतिम आज्ञा प्रदान की और जंगल का रास्ता खोल दिया। सब जानवर आगे बढ़े। बूढ़े बंदरों ने 5 बड़े बालक बंदरों को पानी की पोखरों की तरफ भेज दिया। 5 बंदर डालों पर से कूदते फांदते बहुत जल्दी दूसरे जानवरों के पहुंचने से पहले ही पानी की पोखरों पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पोखरों पर तैनात बंदरों को पड़ोसी जानवरों से हुई बातचीत और शर्तनामा कह सुनाया। इसके बाद पोखरों पर तैनात बंदर वहां से हट गए। कुछ ही देर में सारे जानवर आ गए। हाथी, शेर, चीता, भालू, नीलगाय, बारहसिंगा आदि बड़े जानवरों ने पहले अपने छोटे साथियों को पानी पीने दिया। जब सब छोटे जानवर पानी पी चुके तो उसके बाद इन बड़े जानवरों ने पानी पिया। शाम होने लगी थी। सारे जानवर शांतिपूर्वक पानी पी चुके थे। अब वे गुल्लर वाले जंगल से बाहर निकलने को तैयार खड़े थे कि उतने में 2 बड़े बालक बंदरों ने आकर कहा, रुकिए इस जंगल के बंदर भाइयों,
गिलहरी मौसी, खरगोश मामा और पक्षियों के सरताज मोर की ओर से हम आप लोगों का सत्कार जंगल के फलों से करना चाहते हैं। कृपया हमारा यह सत्कार स्वीकार करें। यह सुनकर हाथी ने सूंड हिलाई और कहा, अवश्य अवश्य। फिर सूंड को ऊपर की तरफ घुमाकर सारे जानवरों को बैठ जाने का इशारा किया। बड़ी पोखर के आसपास सारे जानवर प्रेम पूर्वक घेरा डालकर बैठ गए। सामने से बंदरों की 2 टोलियां ताजा मीठे फलों के टोकरे सिर पर उठाए चली आ रही थी। देखते ही देखते पड़ोसी मेहमानों की पंक्ति के सामने फलों के टोकरे थोड़ी थोड़ी दूर पर रख दिए गए। भूखे जानवरों ने शांति से फलों का भोजन किया। फिर वे उठे और गुल्लर वाले जंगल के सभी जानवरों को कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देते हुए वहां से चल दिए। ताजा मीठे फलों का जिक्र सुनकर हम बच्चे होठों पर अपनी जीवा फेरने लगे। नाना ने हुक्के का कस लिया। कुछ देर रुके, मगर बच्चों की कहानी सुनते रहने की बेचैनी को समझकर जल्दी ही बोले। गुल्लर के जंगल वासियों के दिन मजे से गुजरते रहे। बहुत दिन तक कोई विशेष घटना नहीं घटी। बालक बंदर अब काफी बड़े हो गए थे और बूढ़े बंदर कुछ अधिक बुजुर्ग हो चले थे। वे बालक बंदरों की प्रगति से बहुत संतुष्ट थे। फिर भी वे सोचते रहते थे कि इन बालकों को कुछ और अवसर मिले कि जिससे उनका आत्मबल और आत्मविश्वास दृढ़ हो जाए और उनके रहते कुछ और परीक्षण ऐसे हो जाए जिनसे बूढ़े बंदर इन बालकों की सूझबूझ और बहादुरी के प्रति आश्वस्त एवं निश्चिंत हो सके। बरसात का मौसम खत्म हो गया था। सर्दी भी बीत चुकी थी। बहुत दिनों तक लगातार होने वाली बरसात ने बंदरों को अपने ही जंगल में कैद सा कर लिया था। सर्दी आई तो पलक झपकते धूप सेंकते बीत गई और अब आया गर्मी का मौसम। आम और जामुनों से लदा फदा गर्मी का मौसम बंदरों को बहुत पसंद था। एक दिन कुछ बंदरों को शरारत सूझी। उन्होंने बड़ी पोखर के पास गुल्लर के एक बड़े पेड़ के नीचे बने मिट्टी के चबूतरे पर सारे बालक बंदरों को इकट्ठा करके सभा की। 5 बड़े बालक बंदरों ने जो योजना रची थी उसे इस सभा में उन्होंने अपने साथियों से कह सुनाई। सभी बालक बंदरों को शैतानी भरे उस खेल की योजना बहुत भाई, मगर यह तय हुआ कि पहले अपने बुजुर्गों से इस योजना के अनुसार खेल रचने की अनुमति ले ली जाए। अतः उसी रात बंदरों ने मिलकर चारों बंदरों के आगे अपनी योजना रखी। इस शरारत भरी योजना को सुनकर बूढ़े बंदर पहले तो बड़े नाराज हुए, परंतु जब धैर्य पूर्वक सोचा तो महसूस किया कि उनके मन में जो विचार कई दिनों से चल रहा है कि बालकों को उनकी सूझबूझ और शक्ति परीक्षण का कोई मौका और मिले, उसी विचार की पुष्टि उन्हें बालकों की इस योजना में मिल रही है। अतः उन्होंने बालक बंदरों के इस आग्रह को मान लिया। बालक खुशी से उछल पड़े। नाना, वह योजना जल्दी बताइए, अमित पंक्ति बदलकर बैठते हुए बोला। सब लोगों ने उसकी हामी भरी, मगर नाना ने कहा कि योजना को खेल के साथ साथ सुनो बेटे, पहले से ही सारी योजना बता देने से खेल का मजा जाता रहेगा। हम सब लोगों ने एक दूसरे को देखा और सब्र करके बैठ गए। नाना ने कहानी आगे बढ़ाई। दूसरे दिन बहुत सवेरे सारे बंदर शहर की तरफ जाने को तैयार थे। जाने से पहले वे जब बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने पहुंचे तो बूढ़े बंदरों ने उन्हें यह सीख दी कि तुम लोग शहर जा रहे हो, जाओ, मगर एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे खेल में कोई ऐसी हरकत न हो जिससे किसी को नुकसान पहुंचे या कोई तुमसे नाराज हो जाए। सब ने यह सुनकर बड़े बालक बंदरों की तरफ देखा और उनका संकेत पाकर बूढ़े बंदरों को आश्वासन दिया कि वे ऐसा काम हरगिज नहीं करेंगे जिससे शहर का कोई व्यक्ति उनसे नाराज हो जाए या उनकी वजह से किसी को बेजा नुकसान पहुंचे। यह सुनकर सारे बालक बंदर शहर की तरफ चल पड़े। जंगल जंगल सैर करते, पेड़ों पर चढ़ते उतरते, डाल डाल कूदते फांदते, अंत में
शहर के एक बड़े बगीचे में जाकर सब रुके। उन्हें बहुत भूख लगी थी। धूप काफी निकल आई थी। शहर के उस बगीचे में जामुन के पेड़ों की बहुतायत थी। सब बालक बंदर जामुन के पेड़ों पर चढ़े और जामुन खाने शुरू किए। बगीचे में सैर करने आए कुछ बच्चे इन पेड़ों के नीचे खड़े ऊपर लगे रस भरे मीठे जामुनों को ललचाई नजरों से देख रहे थे। बालक बंदर इन बच्चों के लिए भी जामुन नीचे गिराने लगे ताकि वे उन्हें चुनकर खा सके। इस तरह से जामुन खुद खाने और बच्चों को भी खिलाने के खेल में सब बंदर मस्त थे। मगर पांचों बड़े बालक बंदर थोड़े से जामुन खा लेने के बाद एक पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठे और ध्यानपूर्वक नीचे देखते रहे। उन्होंने देखा कि बगीचे के फाटक के पास एक बड़ी मोटर गाड़ी बार बार आकर रुकती है और वहां खड़े लोगों को अंदर बैठाकर चल देती है। कुछ देर में वह फिर खाली होकर आती है और फिर और लोगों को लेकर चल देती है। यह देखकर पांचों बड़े बंदरों ने सलाह की और सभी बंदरों को पास बुलाकर उन्हें कुछ समझाया। सब लोग उस पेड़ पर एक जगह तैयार बैठे थे। थोड़ी देर में नीचे फिर वही बड़ी मोटर गाड़ी आकर रुकी। मुसाफिरों को बैठा लेने के बाद जैसे ही चलने के लिए मोटर का इंजन झूं झूं करने लगा कि सारे बंदर पेड़ पर से तड़ तड़ सीधे मोटर की छत पर कूदे। मोटर के इंजन की भड़ भड़ झूं झूं की तेज आवाज में छत पर बंदरों के कूदने की आवाज गुम हो गई। साथ ही बंदरों के कूदने की आवाज को दबाने में छत पर रखे बिस्तरों ने भी मदद की और किसी को पता नहीं चल सका कि मोटर के अंदर ही नहीं मोटर के ऊपर भी कुछ शौक मुसाफिर बिना टिकट सफर कर रहे हैं। कुछ देर यूं ही छत पर बैठे बंदरों ने मोटर की सैर का आनंद लिया। जब यह मोटर गाड़ी एक छोटे से बाजार में जाकर रुकी तब बालक बंदरों की नजर मोटर के सामने वाली एक दुकान पर पड़ी। उस दुकान पर अपनी मनपसंद वस्तु को देख कनखियों में ही उन्होंने कुछ तय किया और साथी बंदरों को संकेत दिया। देखते ही देखते तड़ तड़ सारे बंदर नीचे कूदे। दो दो लंबी छलांगें भरी। एक छलांग में सड़क पार की और दूसरी में वे उस दुकान पर चढ़ गए, जिसका बूढ़ा दुकानदार पिच्ची हाथ में लिए दुकान के बाहर चबूतरे पर खड़ा बस से उतरने वाले मुसाफिरों में अपने ग्राहक खोज रहा था। ग्राहकों की टोह में बूढ़ा दुकानदार ऐसा खोया रहा कि वह अपनी दुकान पर चढ़ते हुए शैतान बंदरों को नहीं देख पाया। बस जा चुकी थी। बूढ़े दुकानदार ने देखा कि बाजार के सारे लोगों की नजरें उसकी दुकान पर लगी हुई है। पीछे मुड़कर जो देखा तो देखता ही रह गया कि बंदरों की एक टोली उसकी दुकान पर कब्जा जमाए हैं और हैंगरों पर लटकी अलमारी में पड़ी सारी रंग बिरंगी काली, सफेद, लाल, नीली, पीली टोपियां बंदरों ने उतार ली है। बूढ़े दुकानदार को इस तरह अकेला बंदरों से घिरा देख सामने की दुकानों से कुछ लोग लाठी, डंडे आदि लेकर बंदरों को मारने के लिए दौड़ पड़े। मगर बूढ़े दुकानदार ने जाने क्या सोचकर डंडे लेकर आने वाले को रोक दिया। इधर बंदरों ने थोड़ा प्रयास करने के बाद टोपियां अपने सिरों पर सजा डाली। यह देख बूढ़े दुकानदार की आंखों की पुतलियां खुशी से नाचने लगी। बालक बंदरों की इस शौखी ने उसे अपने बचपन की याद दिला दी। वह अपने बालपन के उल्लास से भर उठा। उसने जब बंदरों को टोपियां पहनने से नहीं रोका तो सारा बाजार यह देख निस्तब्ध रह गया। रंग बिरंगी टोपियों से सजे बंदरों के इस झुंड का तमाशा देखने में लीन हो गया। ये टोपियों वाले बंदर जब दुकान से बाहर आए तो सब ने सर झुकाकर दुकानदार को धन्यवाद दिया, आनंददायक इस नज़ारे को दिखाने के लिए। फिर क्या था, रंगीन टोपियों वाले बंदरों का जुलूस बल खाता इठलाता बाजार में चल पड़ा। दूर एक हलवाई ने जब यह विचित्र जुलूस देखा तो अनायास ही उसके हाथ अपने कढ़ाई के तरफ बढ़ गए। कढ़ाई में गरम गरम मालपुए और जलेबी लेकर वह बीच सड़क पर बंदरों के सत्कार के लिए आ खड़ा हुआ। बड़े शांत होकर बंदरों ने जलेबी और मालपुए बांटकर खाए।
रंगीन टोपियों वाले सिरों को हिलाकर बंदरों ने हलवाई को धन्यवाद दिया और आगे बढ़े। कुछ ही दूर चले थे कि देखा एक नन्हा लड़का फलों की टोकरी लिए सामने खड़ा है। बंदरों ने एक दूसरे को देखा, खुशी में गर्दन हिलाई। लड़के ने टोकरी आगे बढ़ाई। खूब रस ले लेकर बंदरों ने फल भी बांट खाए। कहानी सुनने वाले हम सब बच्चों ने मालपुआ, जलेबी और रस भरे फलों का जिक्र सुनकर चटखारा लिया। नाना बोले, जाते हुए एक बंदर ने अपने सिर से टोपी उतारी और लड़के के सिर पर रख दी। लड़का खिलखिला उठा। यह सुनकर अमित और अली अपने अपने सिरों पर ऐसे हाथ फेरने लगे जैसे बंदर ने टोपी उन्हीं के सिर पर रखी हो। नाना मुस्कुराए और आगे बोले, छतों पर से औरतें, बच्चे और दुकानों पर से दुकानदार, खरीदार और सड़क के राहगीर सारे के सारे शौक बंदरों के रंगीन जुलूस और उनका सत्कार करने वाले लोगों की खुश दिली की खूब सराहना कर रहे थे और उसका आनंद उठा रहे थे। बाजार की नुक्कड़ पर एक मालन बेटी थी जो यह सारा तमाशा शुरू से आखिर तक देखती रही थी। मालन की नन्ही बेटी रंगीन टोपियों के इन छोटे छोटे बंदरों का जुलूस देख देख कर खुशी से पागल हुई जा रही थी और तालियां बजाती हुई फूलों के टोकरों पर गिरी जा रही थी। जब रंगीन जुलूस मालन की बैठक से कुछ ही दूरी पर था, तब मालन ने अपनी नन्ही बिटिया को खूबसूरत फूलों, जिनमें गुलाब, मोगरा, जूही और चमेली बहुत से फूल थे, कि बहुत सारी मालाएं देकर बंदर भाइयों के स्वागत के लिए आगे भेजा। इस नन्ही सी लड़की ने हर एक बंदर के गले में माला डाली। जब वो सबके गले में डाल चुकी तो एक बड़ा बंदर आगे बढ़ा और उसने लड़की के हाथ से बची हुई 2 मालाएं छीन ली और उन्हें लड़की के ही गले में डाल दिया। अब क्या था, सारे बंदर खुशी से झूम उठे। तमाशा देखने वाले लोग इतना हंसे कि सारा बाजार उनकी हंसी के झनकार से गूंज उठा। लड़की को बंदरों ने घेरे में ले लिया और नाचने लगे। वे इतना नाचे कि थककर चूर हो गए। जब उन्होंने घेरा खोला तो नन्ही लड़की तीर की तरह उसमें से निकली और कूदती फांदती अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। अमित और अली ने अपनी छाती पर इस तरह से हाथ फेरे जैसे फूल मालाएं उनके गले में पड़ी हो। फिर क्या हुआ नाना? हमने उत्सुकता से पूछा। फिर क्या, शाम होने लगी थी। अब बंदरों को अपने घर पहुंचना था, इसलिए वे जल्दी जल्दी अपने जंगल की तरफ बढ़ चले। अंधेरा गिरा जा रहा था। बूढ़े बंदर चारों बालक बंदरों को आता न देख बेचैन हो उठे थे कि उतने में रंगीन बादलों का एक टुकड़ा सा उनकी नजरों के सामने उभरा। वे चौंके। 8 आंखें उस एक दिशा पर जम गई। देखते ही देखते गुल्लर के पत्तों से छनती चांदनी में रंगीन बादलों का वह टुकड़ा बिखर पड़ा। पेड़ों की शाखों पर चांदनी की परछाइयों जैसी रंगीन बदलियां उछलने लगी। विस्मित हो पेड़ों से नीचे अनायास जो देखा कि बालक बंदर सारे रंगीन टोपियां और फूल मालाओं के उपहार उछाल उछाल कर नाच रहे थे, तो उन्हें देखकर बुजुर्ग बंदरों का हृदय भी नाच उठा। नाना ने जैसे ही कहानी खत्म की कि हम सब बच्चों ने आंखें बंद कर ली और कहानी के आनंद से विभोर हो जहां बैठे थे वहीं सो गई। रात भर हम बंदरों की टोपियों वाली शरारत को सपने में देखते दोहराते रहे। सुबह उठते ही सबने नाना को घेर लिया और खूब नाचे।